नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर में आपको जानकारी दी थी कि मुझे कंजक्टिवाइटिस हो गया था, जो आई फ्लू अभी पूरे भारत में फैला हुआ है। उससे मैं संक्रमित हो गया था 2-3 दिन पहले और मुझे देखने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। बट काफ़ी प्रिकॉशंस वगैरह मेडिसिन लेने के बाद अब मेरी आंखें ठीक है। बट 100% तो नहीं, बट 90% तक अब आंखें मेरी ठीक है। तो मैं रीड कर सकता हूँ, आपको पढ़ा सकता हूँ अभी फ़िलहाल। तो अपन जैसा कि क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी कर रहे थे और पार्ट 1 एयर चैप्टर 4 जो है अपना, उसका पार्ट 1 हम लोग ने कर लिया था। ठीक है, और ये क्या है, ये है आपका पार्ट 2। तो जिन्होंने पार्ट 1 देख लिया है बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक वगैरह कर दीजिएगा। और जिन्होंने नहीं देखा जाके देख सकते हैं। पूरी क्लास 7th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, और नहीं तो आई बटन के पास लिंक दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं जाके। पूरी कंप्लीट सीरीज करा रहा हूं मैं। टारगेट है कि 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज कराऊं, ताकि जो बच्चों का बेसिक प्रॉब्लम आता है एनसीईआरटीज का, स्टूडेंट्स का, वो क्लियर हो सके। सो आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग अपना चैप्टर 4 दैट इज एयर, और आज का टॉपिक है वेदर एंड क्लाइमेट। इट इज गोइंग टू बी रेन टूडे, क्या आज बारिश होने वाली है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी डे, क्या आज ब्राइट या धूप निकली रहेगी, क्या सनी डे रहेगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव वी हेयर्ड दिस फ्रॉम एन एक्सचर्स क्रिकेट फैंस स्पेकुलेटिंग द फेट ऑफ अ वनडे मैच। जो वनडे मैच होता है उसमें जो क्रिकेट फैन होते हैं वो इस चीज़ की चर्चा करते रहते हैं। हम लोग ने देखा होगा, अगर आप क्रिकेट में आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये चीज़ नोटिस करते होगे कि आईपीएल में जो स्टार्टिंग में जो टीम मेंबर्स रहते हैं, जो कमेंट्री करते हैं, वो बताते हैं कि ग्राउंड गीला है, आज बारिश हो सकती है, हो सकता है मैच के दौरान ही बारिश हो जाए, या फिर मैच आज दोपहर में बारिश होने की चांसेस है, तो हो सकता है मैच आज वहाँ पे डिले चले। तो ऐसे बहुत बार वो लोग स्पेक्युलेटिंग करते हैं मैच के बारे में और बताते हैं कि वेदर कैसा रहेगा। इफ वी इमेजिन, अगर हम इमेजिन करते हैं अपनी बॉडी को टू बी अ रेडियो, एक रेडियो की तरह, एंड द माइंड इट स्पीकर, माइंड को स्पीकर की तरह, तो वेदर इज समथिंग दैट फिडल्स विद इट्स कंट्रोल नॉब्स। तो वेदर एक ऐसा चीज है ना जो इसको कंट्रोल कर सकता है। वेदर इज द आवर टू आवर एंड डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर। वेदर जो है घंटे में भी बदल सकता है। जैसे मानिए अभी बारिश हो रही तो 1 घंटे बाद कुछ और वेदर हो सकता है, या फिर आज मौसम अगर पूरे दिन बारिश हुई है तो कल धूप भी निकल सकती है। सो ये कंडीशन बताता है कि आपकी एटमॉस्फेयर का कंडीशन क्या है। तो एटमॉस्फेयर क्या होता है ये मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि पूरी सीरीज में अपन बेसिक्स कर रहे हैं, तो आप प्लीज पुराने वीडियोस देखिए। अ हॉट एंड ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल। एक हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में अगर आप देखोगे समर्स के टाइम, तो कैसा लगता है आपको, इरिटेशन फील होता है, गर्मी लगता है काफी हद तक, और आप परेशान रहते हो। वहीं पे अ प्लीजेंट एंड ब्रीजी वेदर मेक वन चेयरफुल एंड इवन प्लान फॉर आउटगोइंग। आप बहुत अच्छा महसूस करते हो अगर मौसम साफ रहता है, सुहाना रहता है, और आप ये भी बोलते हो कि चलो ना यार कहीं घूम के आते हैं, आज वेदर देखो कितना अच्छा है। तो इस तरह की आप बातें करते हो। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। जो वेदर है बहुत ज़्यादा चेंज हो सकता है। जैसे आज बारिश हुई है तो फिर कल धूप निकल सकती है, या फिर कल बदरी जैसा छाए रहेगा, बादल रहेंगे, बारिश नहीं होगी। इस तरह की कंडीशन हो सकती है। However, the average weather condition of a place for a long period of time present the climate। अब क्या होता है कि अगर हम इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में साथियों बात करते हैं, अपने प्यारे भारत के बारे में बात करते हैं, तो कहा जाता है कि मैंने पुराने वीडियो में भी बताया आपको एनसीईआरटी में कि जो इंडिया का क्लाइमेट है वो मानसून टाइप है। सो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो एवरेज वेदर कंडीशन है ना पूरे साल का, उसमें सबसे ज्यादा क्या रहा, क्या सबसे ज्यादा गर्मी रहा, सबसे ज्यादा आपका ये रहा विंटर रहा, क्या रहा। तो सबसे ज्यादा पता है आपको भारत में कि मानसून बहुत ज्यादा आता है। तो इसलिए भारत का जो वेदर है, सॉरी क्लाइमेट है, वो क्या है, मानसून टाइप है। और इसी से हम लोग क्लाइमेट भी डिसाइड करते हैं, यानी जो एवरेज वेदर कंडीशन होता है किसी जगह का लंबे समय अंतराल के लिए, तो वो उसका क्लाइमेट दिखाता है। नाउ डू यू अंडरस्टैंड
वाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्टिंग। अब आपको समझ में आया कि डेली वेदर फोरकास्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि वेदर जो है हर दिन चेंज होता है, इसलिए हम डेली वेदर फोरकास्टिंग करते हैं। टेम्परेचर, द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर का यानी वातावरण है आपका, उसका टेम्परेचर जो आपको फील हो रहा है ना, वही उसका टेम्परेचर है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ए वेदर इज नोन एज टेम्परेचर। मौसम कितना गर्म है, मौसम कितना ठंडा है, ये आपको फील होता है, तो इसे हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमोस्फेयर चेंज नॉट ओनली between the day and night but also from season to season. Summer are hotter than winter. वेदर जो है ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिन और रात में चेंज दिखाता है, क्योंकि आप ये चीज नोटिस करते होगे कि 2 PM पे जो टेम्परेचर होता है वो कभी कभी अप्रोक्सीमेटली 40 डिग्रीज होता है, ओके 40 डिग्री सेल्सियस। और वहीं पे 2 PM नाइट में 2 AM में बात करते हैं रात को, तो क्या होता है कभी कभी आप देखोगे कि टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस भी जा सकता है, या ये ज़्यादा हो गया यार सॉरी 25 ले लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस जाता है। सो ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ डे टू डे है, बट आप सीजन में भी देखिए कि विंटर के टाइम में कितनी ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चली जाती है, कहीं कहीं पे तो 7 चला जाता है, कहीं कहीं पे तो माइनस में टेम्परेचर चली जाती है। फिर दिन में टेम्परेचर 10 या 12 या 15 के आसपास रहता है। तो ये आप चीज देखोगे कि डे टू डे तो चेंजेस हो ही रही हैं, बट सीजन टू सीजन भी जो आपका टेम्परेचर में है वो बदलाव देखने को मिल रहा है। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में जान लेते हैं, दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। देखिए अर्थ के ऊपर क्या हो रहा है कि जो भी सोलर एनर्जी, सूर्य की जो ऊर्जा आ रही है, उसमें अर्थ कितना रिसीव कर रहा है, ये भी टेम्परेचर को चेंज कर रहा है। जैसे मानिए कि विंटर के टाइम में सूर्य से पृथ्वी जो है दूरी बना लेती है, सो उसमें क्या होता है, उसमें आपको टेम्परेचर में थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा। वहीं समर्स के टाइम में टेम्परेचर आपको ज़्यादा महसूस होगा। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो कम आ रही है और टेम्परेचर में भी परिवर्तन इसी के कारण आ रहा है। इसीलिए आपको यहाँ पे इंसोलेशन का डिफिनेशन है। इंसोलेशन एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, और ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यूपीएससी में सवाल यहाँ से आया था, और जो क्लास वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं तो उनको इस सब बात पे ध्यान नहीं देना है। बाकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से सवाल इस बार पूछा है 2023 में आपका, ठीक है। The amount of insolation decreases from the equator towards the pole. अब क्या है कि आप धरती के जब इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ जाते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ जाते हो, तो आपको क्या दिखता है? टेम्परेचर में गिरावट दिखता है। Therefore, the temperature decreases in the same manner, और इसमें टेम्परेचर जो है डिक्रीज करता है सेम मैनर में। Now do you understand? अब आपको समझ में आया कि वाई द पोल्स आर कवर्ड विद द स्नो। पोल्स पे स्नो क्यों हमेशा रहता है? क्योंकि वहां पे जो इंसोलेशन है वो बहुत ज्यादा कम है। अब आइए जानते हैं कि पृथ्वी कितना सोलर एनर्जी रिसीव करती है। तो लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 20 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली। 20 करोड़ में से मात्र एक, सोचिए इतने में से मात्र एक ही रिसीव कर रहा है, एक पार्ट ही रिसीव कर रहा है सन का एनर्जी। कौन? पृथ्वी का। तो कितना कम कर रहा है, और उससे ही टेम्परेचर में देखिए कितना ज्यादा बदलाव हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पे मीटर्स के बारे में दिया है, जैसे थर्मोमीटर क्या करता है? टेम्परेचर नापता है। बैरोमीटर आपका एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापता है। उसके बाद रेन गेज आपका मेजर करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल। और विंड वेन, ये विंड वेन आपको दिख रहा है ऊपर में, ये विंड वेन है, ये बहुत जगह आपको दिख जाएगा, लगा रहता है। ये बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ विंड का है वो किधर है। तो मान के चलिए ईस्ट की तरफ ये मुड़ा हुआ, तो ईस्ट डायरेक्शन में हवा बह रही है, ओके। सो इफ द अर्थ टेम्परेचर राइजेस टू हाई, अगर पृथ्वी की जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इट वुड बी बिकम टू वार्म, तो बहुत ज्यादा गर्मी भी बढ़ जाएगी फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो, और इससे क्या होगा? कुछ क्रॉप्स जो है ग्रो नहीं कर पाएंगे। The temperature in the cities is much more higher than that of village. अगर आप गांव की टेम्परेचर की बात करो तो वहां पे कम टेम्परेचर मिलता है, बट शहर में टेम्परेचर ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि द कंक्रीट एंड द मेटल्स इन द बिल्डिंग, जो बिल्डिंग के अंदर कंक्रीट और मेटल मौजूद होते हैं, एंड
आसफाल्ट ऑफ द रोड्स, जो सड़कें होती हैं जो सिल्ट और आपकी सैंड वगैरह की बनी रहती हैं, सैंड सीमेंट की, वो क्या होती है, हीट अप हो जाती है डे के समय में, दिन के समय में जो सड़क है जो बिल्डिंग से बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। दिस हीट इज राइजेस ड्यूरिंग द नाइट, और ये नाइट के समय में ये हीट जो है निकल जाती है, रिलीज हो जाती है, और आपको जो गर्मी है वो रात के समय में साथियों क्या होता है, कम महसूस होता है इन कंपेरिजन ऑफ दिन के समय में। ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइजिंग बिल्डिंग, जो ऊंची ऊंची दीवारें होती है सिटी की, दीवार जो पूरे आप देखते होंगे कि कितनी ऊंची ऊंची आजकल इमारतें लोग बना रहे हैं। यहाँ पे तो 4-5 मंजिला बनाने तक तो समझ में आता है, बट यहाँ लोग आजकल 8-8, 9-9 फ्लोर तक बना रहे हैं। बट बहुत जगह सरकार ने बैन कर दिया है कि अब आप 4th फ्लोर से ज्यादा जो है नहीं बना सकते हो विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये ट्रैप कर लेती है वार्म एयर को, और वार्म एयर बहती है और इस बिल्डिंग में क्या हो जाता है, इस बिल्डिंग के बीच में आने की वजह से फंस जाती है। दस राइजेज द टेम्परेचर, और एक तरह का ये मैं कह सकता हूँ वैक्यूम टाइप से कुछ क्रिएट कर देती है, जो हीट एकदम महसूस ज्यादा होने लगता है सिटीज के अंदर में इन कंपेरिजन ऑफ विलेजेस। अब एक यहाँ पे डू यू नो में दिया है, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग द टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। आपको पता है डिग्री सेल्सियस में हम लोग साथियों क्या करते हैं, मेजर करते हैं टेम्परेचर को। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द एंड्रेस सेल्सियस, इसका नाम ही था एंड्रेस सेल्सियस, जिनके द्वारा ये इन्वेंट किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर में कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है ये सब चीज। ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी जम जाता है और बॉयल हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये चीज़ें साइंस में भी बच्चों ने पढ़ी होगी बचपन में, और अगर आप अभी बच्चे हो तो फिर अभी आप साइंस में पढ़ोगे, अपनी क्लास 6 की साइंस की बुक में आप ये सब चीज़ें मेंशन रहती है। एयर प्रेशर, नाउ आवर सेकंड टॉपिक इज एयर प्रेशर। यू विल बी सरप्राइज, आपको ये सरप्राइज होगा जानने का, दैट द एयर इज अबव अस इज प्रेशर us with the great forces of our bodies। अब ये समझने से पहले आपको ये वाला डू यू नो समझना पड़ेगा। क्यों? देखिए यहां पे कह रहा है एनसीईआरटी कि जो एयर का प्रेशर है वो बराबर होता है हमारे बॉडी का प्रेशर का। ठीक है, कैसे? अब ये समझिए बॉडी के अंदर से जो प्रेशर लग रही है ना, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो हमारी बॉडी पे भी क्या होता है, ये मैंने ये तो नहीं डायग्राम चाहिए, ये मैं बना देता हूं। ठीक है, हमारे बॉडी पे भी एक्सटर्नल प्रेशर एयर का लग रहा है दिन रात, लेकिन ये एयर प्रेशर हम लोग को महसूस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना एक्सटर्नल प्रेशर लग रहा है बॉडी के ऊपर में एयर का, उतना ही हमारे बॉडी से इंटरनल प्रेशर भी लग रहा है। ठीक है, उतना ही हमारे बॉडी से क्या हो रहा है, इंटरनल प्रेशर भी लग रहा है, वापस से प्रेशर बॉडी का धक्का दे रहा है अंदर से। अब ये जो इंटरनल प्रेशर लग रहा है ना बेटा, ये है आपका ब्लड प्रेशर। तो एयर प्रेशर बराबर हो जाता है ब्लड प्रेशर के, इसीलिए हम लोग को कोई भी जो प्रेशर है वो महसूस नहीं होता है, फॉल्स ऑल डायरेक्शन एंड आवर बॉडी एक्सरेट एट द काउंटर प्रेशर है, और बॉडी जो है काउंटर प्रेशर करती है। अगर हम मून की बात करें, देयर वॉज अ नो एयर, मून में तो आपको पता है कि स्पेस में कोई एयर नहीं होता है, हेंस देयर इज नो एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर भी नहीं होता है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वेयर अ स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट। आपने देखा होगा कि जो एस्ट्रोनॉट होते हैं वो एक स्पेशल तरह का सूट पहनते हैं, फिल्ड विद द एयर, उसके अंदर हवा भरी रहती है। व्हेन दे आर गो टू द मून, जब वो मून पर जाते हैं, इफ दे डू नॉट वेयर, अगर वो ये सूट नहीं पहनेंगे स्पेस सूट को, तो द काउंटर प्रेशर, उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, एक्सटर्नल प्रेशर। और इससे क्या होगा, इससे एस्ट्रोनॉट का जो ब्लड वेसल्स है वो बर्स्ट कर जाएगा, और इससे एस्ट्रोनॉट को ब्लीडिंग हो सकती है साथियों। इसलिए आपको यहाँ पे और फैक्ट पता चल गया कि एस्ट्रोनॉट जो है जो स्पेस सूट क्यों पहनते हैं, उसके पीछे का क्या रीजन है। तो एयर प्रेशर काउंटर प्रेशर करता है, काउंटर प्रेशर करता है कौन? ब्लड प्रेशर। तो हम लोग को कोई भी तरह का प्रेशर महसूस नहीं होता। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर। जो एयर प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, वेट ऑफ द एयर, एयर का कितना वेट है ऑन द अर्थ सरफेस के ऊपर। एज वी गो अप, जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, और लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर याद है, अभी ये ऊपर नहीं पढ़ाया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, जहां मैंने क्या आपको नहीं पता तो मैं दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए इसी चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। तो
तो जैसे आप क्या क्या करोगे, लेयर में जब ऊपर की तरफ जाओगे इस एटमॉस्फेयर लेयर में, तो द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर में क्या होगा, बहुत तेजी से क्या आएगी, गिरावट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। द एयर प्रेशर इज द हाइएस्ट एट द सी लेवल। सी लेवल पे एयर प्रेशर बहुत हाई होता है। एंड डिक्रीजेस विद द वेट, और इसकी जो वेट है वो डिक्रीज कर जाती है। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट अ गिवन प्लेस। सो किसी भी टेम्परेचर का या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर का डिपेंड करता है किसके ऊपर में, उसको किस जगह से ये टेम्परेचर मिल रहा है, यानी टेम्परेचर के हिसाब से ही प्रेशर डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर होगा ज्यादा तो प्रेशर होगा कम, और टेम्परेचर होगा कम तो प्रेशर होगा ज्यादा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि जो प्लेस टू प्लेस डिफरेंट जगह पे ये डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा करती है कि उस जगह का टेम्परेचर क्या है, तभी उसी हिसाब से एयर का जो प्रेशर है वो इन्फ्लुएंस होता है। बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है ये, बहुत ज्यादा आपको काम आएगा। ये जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अगर आप बेसिक्स अभी से नहीं समझोगे तो आपको ना साइक्लोन, आप आगे एनसीईआरटी में जो भी पढ़ोगे वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो बेसिक्स आपका जितना अच्छा होगा उतना ही ज्यादा आपका कमांड होगा किताब के ऊपर में। इन एरिया वेयर द टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइज। जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है वहां पे हवा क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म हवा क्या होती है, हल्की होती है, तो ऊपर की तरफ उठने लगती है। दिस क्रिएट अ लो प्रेशर एरिया, और जब हवा उठेगी तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है। द लो प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद द क्लाउडी साइकिस विद द वेट वेदर। इससे क्या होता है, क्लाउडी साइकिल स्काइज बन जाती हैं, बादल बन जाते हैं ऊपर जाके, और हवा में जो है थोड़ी सी नमी आ जाती है। इन एरिया हैविंग द लो टेम्परेचर, जहां पे लो टेम्परेचर होता है, द एयर इज कोल्ड, वहां पे एयर जो है ठंडा हो जाता है। इट इज देयर फॉर हैवी, और वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे आप कह सकते हो कि एक तरह से हैवी टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो वहां पे आपका हैवीनेस थोड़ी सी यहाँ पे देखने को आपको मिलती है। हैवी एयर स्ट्राइक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, हाई प्रेशर एरिया बना देती है। एंड हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद द क्लियर एंड साइनी स्काई, और इससे क्या होता है, क्लियर एंड साइनी स्काई क्रिएट हो जाता है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया। मुझे पता है यहाँ पे किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, अब मैं यहाँ पे बताऊंगा, सुनिए। ये चीजें इतने ज्यादा आपको डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। मैं पढ़ के भी मुझे भी पता चला कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि इतने ज्यादा घोचमोच हो रही है यहाँ पे सेंटेंस के अंदर में। अब इसको मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने क्या बोला कि टेम्परेचर और प्रेशर का सास बहू का रिश्ता है, अपोजिट रिलेशन है। अब मानिए कि यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट है, तो हवा ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर की तरफ उठेगी, कंडेंस होगी, बादल बना देगी। ठीक है, बादल बना दी। अब बादल बना दी तो क्या हो गया, क्लाउडी स्काई हो गया, क्लाउडी स्काई हो गया, हो गया। अब क्या होगा, जब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया जनरेट हुआ तो इसको भरने के लिए फिर से कहीं से प्रेशर आएगी, इस जगह खाली हुआ ना। अब बस में कोई जगह खाली होती है, भरी हुई बस में, तो उस जगह को जल्दी से लूटते हैं लोग जाके। अब ये वही समझिए कि वो लो प्रेशर एरिया खाली हो गया, अब उसमें फिर से आएगा हवा साइड से, तो फिर क्योंकि विंड विल ऑलवेज फ्रॉम टू हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जगह में भरा, तो जैसे ये जगह भरा तो फिर क्या से हो गया, जो ये बादल बना था ये भी यहाँ से घसक गया, और जो आसमान है वो पूरी तरीके से साइन हो, मतलब सनी हो गई, मतलब साफ सुथरी आसमान आपको दिखेगी, धूप खिली हुई दिखेगी। ये चीजें समझ में आई आपको, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। एकदम इजी बता रहा हूं कि लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया ना, सिंपल समझिए। मैं इसे मिटा के फिर से एक बार समझा देता हूं, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और समझाऊंगा आपको। मैंने क्या बोला कि टेम्परेचर और प्रेशर का अपोजिट रिलेशन है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। यूनिवर्सल में टेम्परेचर और प्रेशर का अपोजिट रिलेशन है। अब यहाँ पे कुछ ज्ञानी लोग हो सकता है इस वीडियो को देखेंगे जिनके पास अतिरिक्त ज्ञान है, तो अपने ज्ञान को साइड कर ले 2 मिनट के लिए, क्योंकि हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। तो जो जिस समय पढ़ाया जाए तो उतना ही समझे, पीएचडी लेवल का बनने की कोशिश ना करें। तो ज्ञान मत दीजिएगा कमेंट में कि हाँ सर ऐसा तो नहीं है, यूनिवर्सल तो नहीं होता। तो अभी आपको यूनिवर्सल मान के चलना है, बाकी मैं आगे आपको और डिटेल पढ़ाऊंगा 11th क्लास की ज्योग्राफी में।
ये देखिए ये लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एयर विल ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो इससे क्या हुआ, अब यहाँ पे क्या है कि टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर कम है, तो टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा हो गया तो लो प्रेशर एरिया जनरेट हो गया। अब हवा जो है हल्की हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठेगी, गर्म हवा हल्की होती ऊपर की तरफ उठी, जैसे ऊपर गई कंडेंस हो गई। टेम्परेचर अलग है, क्यों अलग है, अरे क्यों अलग है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इसलिए अलग है, अभी पढ़ा ना यहाँ पे आप लोग कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये देखिए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। अब ये क्या होगा, ये क्या होगा बेटा, ये क्लाउड बना लिया इसने, ये इसने क्लाउड बना लिया। अब क्लाउड बना लिया तो ये बस वाली सीट हो गई, लो प्रेशर एरिया ये खाली हो गई। अब विंड क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर वापस मूव करेगी, ये जगह को भरने की कोशिश करेगी, और जैसे भरेगी क्लाउड हट जाएगा, क्लाउड हट जाएगा तो वेदर साफ हो जाएगा। बस यही एनसीईआरटी इतने लंबे स्टेटमेंट में आपको समझा रहा हूं। क्या समझ में आया, आशा करता हूं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा इस एफर्ट के लिए। डू यू नो में जानते हैं, आइए। द विंड इज अ नेम आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट्स ब्लो। हवा की नाम को देने का सुंदर तरीका क्या है, लोगों ने रखा है कि हवा जिधर से चल रही है ना भैया उसी को नाम दे देंगे। हवा चलेगी वेस्ट से ना तो हम लोग बोल देंगे वेस्टर्लीज, हवा चलेगी ईस्ट से तो हम लोग क्या बोल देंगे ईस्टर्लीज। सो विंड, अब आइए विंड के बारे में जानते हैं। द विंड मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर, ये चीज मैंने बता दिया। अब देखिए विंड का यहाँ एक डिफिनेशन आप लिख सकते हो कि मोमेंट ऑफ द एयर इज नोन एज विंड, ये भी सही है, लेकिन आप ये भी लिखते हो द मोमेंट ऑफ द एयर। अब मोमेंट ऑफ द एयर क्या, समझ रहे हो ना कि अगर आप छोटे सा एक दो लाइन में सोच रहे हो कि कंप्लीट हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। आप लिख दिए मोमेंट ऑफ द एयर। अब एग्जामिनर तो सवाल कर सकता है कि मोमेंट ऑफ द एयर क्या, तो आप लिखोगे कि मोमेंट ऑफ द एयर, एक मिनट, हाँ, मोमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू द लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। यू कैन सी विंड एट द वर्क एज इट्स ब्लो ड्राई leaves down and the pavement and uproots trees during the storm. Sometimes when the winds blows gently, you can even see it is blowing away smoke and fine dust. ये चीजें मैंने बता दी कि ये अभी इतना ज्यादा आपको यहाँ पे नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ पे मैं समझाऊंगा तो फिर एक अलग कॉन्सेप्ट आएगा कि यहाँ पे स्टॉर्म एंड जो डस्ट क्रिएट हो रहा है, जो हवाएं पेड़ चल रही हैं, उसमें पेड़ में कैसा मूवमेंट हो रहा है, पेड़ किस तरफ मुड़ती हुई झुकती हुई दिख रही है। सो काफी चीज यहाँ पे मेंशन रहेगा। एट अ टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग, इस टाइम में क्या होगा, विंड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, दैट इट इज डिफिकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। कभी कभी ऐसा होगा कि विंड इतनी तेज हो जाती है ना कि आप विंड के अपोजिट डायरेक्शन में भी चल नहीं पाओगे। अब कोई तूफान आया है, जिस तरफ से हवा आ रही है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल के दिखाइए, उसके तरफ चल के दिखाइए, आप चल नहीं पाओगे। सो यू कैन मे एक्सपीरियंस इट इज नॉट इजी टू होल्ड अम्ब्रेला। तूफान आता है, बारिश होती है, तो कभी कभी आप देखते हो कि अम्ब्रेला को भी होल्ड करना मुश्किल हो जाता है ऑन अ विंडी डे, बहुत तेज हवा में। थिंक सम ऑफ द मोर एग्जाम्पल ऑफ व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएट, जब स्ट्रॉन्ग विंड क्रिएट कर देता है प्रॉब्लम्स आपके लिए। विंड के आइए कुछ टाइप के बारे में जान लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विंड की टाइप देखिए, 3 इंपॉर्टेंट टाइप है इसकी। एक है परमानेंट विंड। परमानेंट का मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहे, सिंपल समझेंगे, जरूरी नहीं हमेशा कॉन्सेप्ट पढ़ना है। परमानेंट विंड का मतलब क्या है, जो परमानेंट रहे। अगर आपको कल को कोई जॉब लग रही है वो परमानेंट है, इसका मतलब क्या है कि आपको इस जॉब से कोई नहीं निकालेगा जब तक आप खुद अपनी मर्जी से ना छोड़ो या फिर कुछ अनलॉफुल एक्टिविटी ना करो। सो परमानेंट विंड का मतलब जो पूरे साल आपको ये हवा मिलेगी। कौन कौन से भैया, ट्रेड विंड। अब ट्रेड विंड का मतलब क्या होता है, मैंने कहा ना स्टार्टिंग में भी, मैंने नहीं क्या, मैं तो नहीं कह रहा हूं ये बात तो एनसीईआरटी आपको कह रहा है कि हवा का नाम जहां से चला वही दे दो। अब तो ये आपको पता चल गया वेस्टर्लीज। अब ये ट्रेड विंड क्या है, देखिए ट्रेड विंड का मतलब ये है कि जब इस विंड का इस्तेमाल व्यापार करने के लिए किया जाता है। ये विंड जो है आपका पैसिफिक ओशियन से चलती है, ठीक है, राउंड करते समय। तो ये इतना हाई आपको अभी नहीं जाना है, तो इसको नॉर्मल समझेंगे कि ट्रेड विंड्स का चर्चा आपको आगे भी क्लासेस में की जाएगी, तो आप वहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी नहीं।
वेस्टर्लीज सब के बारे में भी आपको आगे चर्चा किया जाएगा, बस यहाँ पे आपको एक बेसिक मीनिंग बताया जा रहा है विंड्स का। तो वेस्टर्लीज ईस्टर्लीज जो है परमानेंट विंड होते हैं, ये पूरे साल आपको धरती की सतह के ऊपर में देखने को मिलेंगे। दीज ब्लोस कंटिन्यूसली थ्रू द ईयर, मैंने बताया इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद आता है आपका सीजनल विंड, ठीक है। अब सीजनल विंड यानी समय के अनुसार, समय नहीं सीजन के अनुसार। दीज विंड्स चेंज व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द डिफरेंट सीजन, ये विंड की जो डायरेक्शन है सीजन के हिसाब से चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल मानसून इन द इंडिया, इंडिया में मानसून आता है तो उस समय जो हवाएं चलती है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है और उसी के कारण भारत में मानसून आ पाता है। अब ये मानसून के बारे में भी हम लोग ने चर्चा कर रखा है पिछले वीडियो में, तो आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा है लोकल विंड, दीज ब्लोन ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर इन स्मॉल एरिया। लोकल विंड का मतलब है कि किसी कुछ समय के लिए, जैसे होता है ना कि किसी एरिया में, किसी खास एरिया में कुछ समय के लिए बहुत तेज हवाएं चलने लगी या फिर हवा ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। सो ये क्या हुआ है, ये लोकल विंड है, किसी स्मॉल एरिया को नोटिस करती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है लैंड एंड सी ब्रीज के ऊपर में, जो लैंड और सी ब्रीज के ऊपर में हवाएं चलती है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट स्पीड में चलती है। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ द नॉर्थ प्लेन्स इन इंडिया, इट इज कॉल्ड लू। आप नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में देखोगे, ठीक है। अब नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया की मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं। मेरे डायग्राम पे हंसना मत यार, इंडिया का मैप मैंने ऐसा बनाया कि छोड़ो। तो ये वाला हिमालयन रीजन था और नीचे से आ रहा है यहाँ पे आपका प्लेन रीजन, अरे यार प्लेन रीजन आ रहा है। अब ये प्लेन रीजन में क्या आप देखने को आपको मिलता है, हॉट एंड ड्राई वेदर देखने को मिलता है, जिसके कारण से यहाँ पे लू जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है और बहुत ज्यादा लू की बीमारी इन एरियाओं में फैल जाती है। तो ये आप देख सकते हो। साइक्लोन, साइक्लोन का यहाँ पे एक स्टोरी दिया गया है उड़ीसा के बारे में, आप चाहो तो पढ़ सकते हो ये अपने से, या आप अपने से पढ़ना, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा बताने के लिए नहीं है। अब आइए बात करते हैं मॉइस्चर के बारे में। When the water vapors from land and different water bodies, देखिए जब वाटर वेपर्स वाटर इवेपोरेट करते हैं लैंड से या डिफरेंट वाटर बॉडीज से, इट बिकम वाटर वेपर, तब ये वाटर वेपर कहलाते हैं। द मॉइस्ट इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। अब क्या होता है, देखिए जैसे यहां मान लेते हैं कि सी है और यहाँ पे लैंड है। अब सी से जब हवाएं लैंड की तरफ चलती है तो ये अपने साथ मॉइस्चर उठा लेती है, ठीक है। ये अपने साथ क्या करती है, मॉइस्चर उठा लेती है और इस मॉइस्ट एयर को यहाँ पे जाके जब यहाँ पे सिटीज में घुसती है तो ट्रैप हो जाती है ये हवा। जब ट्रैप हो जाती है तो मॉइस्ट एयर है, पानी है, नमी है, तो चिपचिपा सा आपको महसूस होने लगता है पूरे शरीर के बदन के ऊपर में। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ह्यूमिड वेदर या ह्यूमिडिटी कहते हैं कि भाई आज बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज्यादा चिपचिपापन है, पसीना आ रहा है, चिपचिपापन महसूस हो रहा है, तो ये क्या है, ह्यूमिड वेदर है। When the air is full of water vapor, we can call it humid day, बता दिया मैंने। As the air gets warm, जब हवा गर्म हो जाती है, its capacity to hold the water vapor increases। जब हवा गर्म हो जाती है तो इसकी जो कैपेसिटी है वाटर वेपर होल्ड करने की वो इंक्रीज हो जाती है, एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड, और इससे और भी ज्यादा नमी जो है बनने लगती है। ऑन अ ह्यूमिड डे क्लॉथ्स टेक लॉन्ग टाइम टू ड्राई, और ह्यूमिड डे में जो कपड़े हैं वो देर से सूखते हैं। स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी डज नॉट इवेपोरेट इजिली, हमारे शरीर से जो पसीना आता है वो जल्दी से नहीं सूखता। एंड मेकिंग अस फील वेरी अनकंफर्टेबल। आप ये सोचो ये वेदर कैसा है, एकदम नहीं लग रहा है अजीब टाइप से आपको? आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया होगा गर्मी के टाइम में यार कि ऐसा ह्यूमिड वेदर है, चिपचिपा सा मौसम है, गर्मी लग रहा है, एंग्जाइटी फील हो रहा है। तो ये आपको मौसम के अनुसार, मौसम जो है बहुत आपके मन पे इफेक्टिव तरीके से वर्क करता है, इसलिए स्टार्टिंग में ही एनसीईआरटी ने ये बात कोट की थी। वैन एनसीईआरटी बुक सच में बहुत अच्छी बुक है, मैं तो इसको कहता हूँ ये गोल्डन बुक्स हैं। सरकार ने बहुत पैसे लगा के इन सब मटेरियल्स को बनाया है, तो गिव रिस्पेक्ट टू दिस। और अब एनसीईआरटी पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे आपको कुछ नया मिलेगा। सो एनसीईआरटी हमेशा ध्यान में रखिए। When the water vapor rises, जब वाटर वेपर राइज करता है, it starts cooling, ये कूल ठंडा होने लगता है। The water vapors condense and causing a formation of droplets of the water, और यही कारण बनता है आगे जाके ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर का, यानी बारिश होने का।
क्लाउड्स आर जस्ट अ मास ऑफ सच अ वाटर ड्रॉपलेट्स। अब ये पानी की जो बूंदे हैं, ढेर सारी बूंदे यहाँ पे इकट्ठा हो गई, जमा हो गई, तो ये क्या बना दी, इन्होंने एक बादल बना दिया। और ये बादल कुछ नहीं है भैया, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं। when these droplets of the water become too heavy, जब ये बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं और फ्लोट करते हैं एयर में, they came down, और ये क्या आ जाते हैं, ये पार्टिसिपेशन बारिश के रूप में। मैंने बताया ना कि अब हवा में नमी है, ऊपर की तरफ कंडेंस हो गया, ठंडा हो गया, नमी इसके अंदर ऑलरेडी है, पानी ऑलरेडी है, अब जुड़ता गया जुड़ता गया। अब मान के चलो कि मैं यहाँ पे बना देता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। ये एक आदमी है, ठीक है, और ये किसी रस्सी के नहीं, आदमी तो ये किस तरह का आदमी है भाई ये किस तरह का आदमी है। डायग्राम के मामले में थोड़ा सा नाजीब टाइप का हो गया हूँ। ये आदमी है, ये इस तरह कुछ बना देते हैं, इसकी टांगे हो, और ये हंस रहा है, और इसने किसी रस्सी को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये रस्सी को इसने पकड़ लिया, अब ये मस्त झूल रहा था, ठीक है। ये मस्त क्या कर रहा था, स्विंग कर रहा था। फिर इसका दोस्त आ गया, बोला मैं भी झूलूंगा। फिर इसका एक और दोस्त आ गया, बोला भाई तू दोनों झूल रहा है, मैं भी झूलूंगा। उसने भी उसी रस्सी को पकड़ लिया। फिर एक और दोस्त आया, बोला अरे यार मुझे भी झूला अपने साथ। वो मतलब एक रस्सी पे कम से कम 5-6 लड़के चढ़ गए। अब इस रस्सी का क्या हुआ, इस पे इसकी वजन इतना ये रस्सी झेल नहीं पाया, और ये रस्सी टूट गया। अब ये रस्सी वाली कहानी से ना आप इस वाटर ड्रॉपलेट की कहानी को जोड़ लो। ये वाटर ड्रॉपलेट इतने इसमें भर जाते हैं ना कि लास्ट में इसकी वजन बढ़ जाती है, और जब इसकी वजन बढ़ जाती है ये नीचे की तरफ आने लगता है, और नीचे की तरफ आता है तो बारिश बनकर आता है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स एट अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्ट फ्रॉम देयर इंजिन्स कंडेंस, एंड व्हेन you see the tails of these condense the moist of some time when there is the no movement of the air। अच्छा, ये जेट प्लेन वाला मुझे आपको दिखाना होगा, ठीक है। जेट प्लेन इन स्काई इमेजेस। क्या हो गया भैया, हाँ ये देखिए, ये इमेज देखते हैं हम लोग। ये क्या खुलता है भाई, देखिए ये कैसे जा रहा है जेट, और यहां से जो जेट जा रहा है तो यहाँ पे जो इस बादल है वो कंडेंस होते जा रहा है, ठीक है। ये कंडेंस हो गया ये बादल। अब यहाँ पे ये कुछ देर तक आपको आसमान में इसी तरह दिखाई देगा। आप बहुत बार ऐसे नोटिस करते होगे, इवनिंग वगैरह में छत पे जाइए तो आपको ऐसा कभी ना कभी नज़ारा देखने को मिलेगा। तो ये जो कंडेंस हो रहा है ना, अगर आप इसको कुछ देर के लिए डिस्टर्ब नहीं करोगे तो ये ऐसा ही देखने को मिलेगा। इसका मतलब अगर ये कुछ देर तक ऐसा बना है, समझ लीजिए वहां पे एयर का कोई भी मूवमेंट नहीं है। द पार्टिसिपेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन द लिक्विड फॉर्म इज नोन एज रेन। बारिश इसी को बोलते हैं, जो वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे आई और बारिश की, तो इसी को हम लोग बारिश बोलते हैं, रेन बोलते हैं। द मॉइस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम द रेन वाटर प्लांट्स। हाँ, यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो हमारा एक तरह का रेन वाटर होता है। अब ये आप बोलोगे कि सर ये जो ग्राउंड वाटर है वो रेन वाटर कैसे हुआ, तो देखिए जब बारिश नीचे पड़ी, ठीक है, सॉइल के अंदर में, तो जो प्लांट है ना, अब ये सॉइल पे प्लांट भी होंगे, ये एक अच्छा सा ड्रेनेज का काम करते हैं, और इसी ड्रेनेज का जो ये काम करते हैं, ये पानी को जमीन में पहुंचा देते हैं, और ग्राउंड वाटर स्टोरेज हो जाता है आपके फ्यूचर के लिए। तो कभी भी किसी सतह से अगर पानी आ रहा है तो ये एक तरह से मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, बड़ी बड़ी आपदाओं से आपको ये पेड़ बचाते हैं। लेकिन अब लोग क्या है, बहुत तेज है, ठीक है, वो क्या करते हैं, इस पेड़ों को काट देते हैं। अब जैसे काट देते हैं तो जैसे भैया पानी ऊपर से किसी हाई माउंटेन स्लाइड से आया तो पानी के साथ लोग भी बह गए, फ्लडिंग हो गया। और फिर बोलेंगे कि ये फ्लडिंग हो कैसे गया, पहले खुद उन्होंने फ्लड का कारण क्रिएट किया, फिर पूछते हैं फ्लड कैसे हो गया। सो पेड़ बचाइए, पेड़ लगाइए। ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म देयर वाज 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 तरह के रेनफॉल होते हैं, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ऑरोजेनेटिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक रेनफॉल।
ये 3 तरह के रेनफॉल होते हैं। 4.5 डायग्राम देखने को बोल रहा है, तो ये 3 तरह के आप रेनफॉल देख सकते हो। अब इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं जानना, आप सिर्फ नाम जान लो, डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसमें नहीं है, बट आगे वाली क्लास में एनसीईआरटीज में उसमें भी ये चीजें मेंशन है। रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ द प्लांट। रेनफॉल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लांट के सर्वाइवल के लिए एंड एनिमल्स के लिए। इट ब्रिंग्स द फ्रेश वाटर टू द अर्थ सरफेस। इफ द रेनफॉल इज लेस, जब रेनफॉल लेस होगा क्या होगा, वाटर स्कैरिसिटी आ सकती है, सूखा पड़ सकता है, और लैंड में ज्यादा बारिश से फ्लड जैसे चीजें भी क्रिएट हो सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने पृथ्वी की रक्षा करें। इतनी चीजों से अगर आप पढ़ के और अगर आप अभी भी पेड़ों को काटते हैं अपनी मतलब के लिए, धरती के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी उस आपदा का कल को कारण बनिएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, बहुत कुछ सीखने को आपको मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा है। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चलती हैं, देख सकते हैं, पूरी एनसीईआरटी की सीरीज मैंने करा रहा हूं मैं, और आज चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, कल चैप्टर 5 करेंगे अपन। ठीक है, तो ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे आ गया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।